आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस पे। तो दोस्तों लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो जो प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजन है वो चैप्टर 21A में है सीआरपीसी का, और चैप्टर 21A जो है सेक्शन 265A से 265L तक है। क्लियर। और यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग का, वो सीआरपीसी में फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं था। इसको इंसर्ट किया गया, लाया गया सीआरपीसी में। कब से? तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू लाया गया। दैट मीन्स कि प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजन है सीआरपीसी में वो अवेलेबल है। कब से? तो 2005 से अवेलेबल हुआ है। क्लियर। तो चलिए आते हैं कि क्या कहता है प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन अंडर दी सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 265A का। सेक्शन 265A क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। कहने का मतलब कि जो प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा तो किन व्यक्तियों पे एप्लीकेबल होगा या फिर किस एक्यूज्ड पे अप्लाई होगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए इसके लिए। कहता है प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, ऐसे अपराधों का जो अपराध पनिशेबल नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो अपराध पनिशेबल नहीं है डेथ सेंटेंस से, ठीक है, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, दैट मीन्स आजीवन कारावास से, या फिर कारावास जिसका टर्म है 7 वर्ष से अधिक का। ठीक है। तो ऐसे पर्सन पे प्ली बार्गेनिंग का जो प्रावधान है वो अप्लाई नहीं होगा। तो पहला पॉइंट जब हम लोग देखते हैं तो इससे एक बात समझ में आ रहा है क्या, कि प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उस एक्यूज पे अप्लाई होगा जो एक्यूज्ड है वैसे अपराधों का जिसका सजा 7 वर्ष से कम का है। क्लियर। और एक और शर्त है जिसको फुलफिल करना आवश्यक है, वो क्या है देखिए, कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने क्या किया है, फाइनल रिपोर्ट फॉरवर्ड किया है मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 के तहत। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है और वो फाइनल रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को जाता है वो जाता है, दैट मीन्स उस फाइनल रिपोर्ट को हम लोग चार्जशीट भी कहते हैं। तो चार्जशीट फाइल होता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट फाइल होना आवश्यक है, और जो चार्जशीट फाइल होता है वो होता है सेक्शन 173 के अनुसार सीआरपीसी का। क्लियर। तो उस व्यक्ति पे अप्लाई होगा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पहला सेक्शन 265A को हम लोग जब देखें तो उसको देखने का ये समझ में आ रहा है कि उस एक्यूज्ड पे ही अप्लाई होगा प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट, जो प्रोविजन है, जो जिसने ऐसा ऑफेंस किया जिसका जो सजा है, जो इंप्रिजनमेंट है, ठीक है, वो 7 वर्ष से कम का। ठीक है। और उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुआ है 173 के तहत ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा टू दी मजिस्ट्रेट। क्लियर। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी को लेके। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है कि जो प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो एप्लीकेबल होगा उस व्यक्ति पे जिसके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है। कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया है मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति के खिलाफ, तो उस व्यक्ति पे भी अप्लाई होगा। बस शर्त क्या है कि अब जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रही है कंप्लेंट पे, तो कंप्लेंट जो हुआ है किस ऑफेंस को लेके होना आवश्यक है, तो उस ऑफेंस को लेके कॉग्निजेंस जो है मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे जो ले रही है, तो उस अपराध को लेके ही इस अपराध का जिक्र अभी हम लोग जस्ट ऊपर की, दैट मीन्स कि वो अपराध होना चाहिए पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है। 7 वर्ष से कम का कारावास होना चाहिए उस ऑफेंस का सजा। ठीक है। तो उस ऑफेंस को लेके मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस ले रही है कंप्लेंट पे, और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हुआ है कंप्लेंट, ठीक है, तो उस व्यक्ति पे भी प्ली बार्गेनिंग का जो प्रावधान है वो अप्लाई होगा। क्लियर। और दूसरे वाले केस में एक और कंडीशन है जो फुलफिल करना आवश्यक है, वो क्या है कि मजिस्ट्रेट तो कॉग्निजेंस ले ली कंप्लेंट पे, कंप्लेंट का संबंध किस अपराध से होगा, तो उस अपराध से जिसका जिक्र वो जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा। और तो और कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट का एक और दायित्व बनता है, उसके बाद ही जो प्रावधान है प्ली बार्गेनिंग का ऐसे व्यक्ति पे अप्लाई होगा, वो क्या है देखिए, कि मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 200 के तहत सीआरपीसी का उसने दैट मीन्स मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेंट किया है, और विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया है, और 204 सेक्शन के अनुसार सीआरपीसी का
प्रोसेस भी इशू हो चुका है, दैट मीन समन या वारंट इशू हो चुका है, तो ही ऐसे सर्कमस्टांस पे उस व्यक्ति पे अप्लाई होगा प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन। दैट मीन्स वो व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग के लिए तभी जा सकता है। क्लियर? लेकिन दोस्तों जब 265A को हम लोग देखते हैं तो उस 265 का जो एक्सेप्शन है वो भी जिक्र किया गया सबसेक्शन 1 में सेक्शन 265A का। अब देखिए कुछ अपवाद क्या है। ठीक है, देखिए कहता है पहला अपवाद के अनुसार, पहला अपवाद क्या है, देखिए कि ये जो चैप्टर है उस अपराध को लेके अप्लाई नहीं होगा, उस अपराध पे अप्लाई नहीं होगा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो अपराध, दैट मीन्स जो ऑफेंस प्रभावित करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्री का। ठीक है, तो यहां सवाल उठ जाता है कि ऐसे कौन से अपराध होंगे जो प्रभावित करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, ठीक है, किसी कंट्री का, कंट्री का, भारत का। तो वो जो भी अपराध होंगे इसके संबंध में पावर मिला हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाइड सबसेक्शन 2 के अनुसार, 265A के सबसेक्शन 2 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट यह तय करेगी कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भारत का। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 के अनुसार। अब देखिए जो दूसरा अपवाद है वो क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का, ये कॉन्सेप्ट उस ऑफेंस पे भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका सजा 7 वर्ष से कम का है, कारावास। ठीक है, तो भी उस अपराध पे अप्लाई नहीं होगा जो अपराध हुआ है किसके अगेंस्ट, तो वुमेन के अगेंस्ट हुआ, महिला के अगेंस्ट हुआ, या फिर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट हुआ जिसका एज 14 से कम होना आवश्यक है। क्लियर? तो ये था एप्लीकेबिलिटी के बारे में, हम लोग समझे कि प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट किस अपराध को लेके अप्लाई होगा और किस व्यक्ति पे अप्लाई होगा। क्लियर? अब आइए सेक्शन 265B में 265B क्या कहता है, देखिए कि जिस व्यक्ति पे प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और वो चाहता है प्ली बार्गेन करना, तो प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है, देखिए यहां पे प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है कि एक्यूज्ड क्या करता है, जो उस पे जो भी अपराध का जो उसको सजा होने वाला है, ठीक है, वो इस सिचुएशन में क्या करता है, वो चाहता है कि उसको जो सजा मिलने का उसको कम से कम सजा हो सके, इसके लिए वो प्ली करता है। ठीक है, क्लियर? दोस्तों यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, कि जब हम लोग प्ली बार्गेनिंग देखते हैं और हम लोग जब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस देखते हैं सेक्शन 320 के अनुसार, तो प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस दैट मींस कंप्रोमाइज में फर्क होता है। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग अलग चीज है, कंप्रोमाइज किसी अपराध को लेके वो अलग चीज है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि प्ली बार्गेनिंग हुआ तो उसका इफेक्ट जो एक्यूटर का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है, जब एक्यूज और विक्टिम कंप्रोमाइज करती है तो उसका जो इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव जो होता है वो एक्यूटर का होता है। ठीक है, उस केस में एक्यूज यह माना जाता है कि बाइज्जत बरी हो गया उस अपराध को लेके। ठीक है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या अंतर है प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए पॉइंट पे कि सेक्शन 265B क्या कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पे या इस व्यक्ति पे जिसका जिक्र किया गया 265A में, उस व्यक्ति पे प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई करेगा तो कहां करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, इसी के संबंध में है सेक्शन 265B। सेक्शन 265 हमको यह बताता है 265B कि प्ली बार्गेनिंग के लिए जो एप्लीकेशन दायर होगा तो किस कोर्ट में होगा, तो उस कोर्ट में होगा जिस कोर्ट में जिस अपराध को लेकर अप्लाई किया जा रहा है प्ली बार्गेनिंग के लिए, जिस कोर्ट में अप्लाई किया जा रहा है और उस जिस अपराध को लेकर किया जा रहा है, तो वह अपराध जिस कोर्ट में पेंडिंग होगा, ठीक है, जिस कोर्ट में वो अपराध पेंडिंग होगा उस कोर्ट में ही प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इस बात का भी जिक्र हुआ है कि जो कंटेंट होगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन में क्या क्या बात का जिक्र होगा, इस बात को भी बताया गया 265B में, जैसे कि नेचर क्या है अपराध का। ठीक है, और एक तो इंपॉर्टेंट बात कि उस एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र होना आवश्यक है कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है प्ली बार्गेनिंग के लिए वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है किसी भी ऑफेंस को लेके। क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। अब मान लीजिए कि प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन दायर हुआ और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर ली, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट उसके बाद नोटिस इशू करेगा। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इशू करेगा, अगर पुलिस रिपोर्ट दैट मींस चार्जशीट पे अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रही है तो पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस इशू करेगा, एक्यूज्ड को देगा, विक्टिम को नोटिस जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लेंट पे हुआ तो कंप्लेंट और विक्टिम को जाएगा, उसके एडवोकेट को जाएगा नोटिस। ठीक है, कि
आप लोग एक मीटिंग करो, और मीटिंग किस बात के लिए, तो केस को म्यूचुअली कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सके इस संबंध में, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 265C क्या कहता है कि यहां जो नोटिस जाएगा, नोटिस किस बात के लिए जा रहा है कि केस को, ठीक है, कैसे म्यूचुअली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट जो है, जिस कोर्ट में केस पेंडिंग था, जिस कोर्ट में ऑफेंस पेंडिंग था, ऑफेंस का प्रोसीडिंग, उस कोर्ट में ही अप्लाई होगा प्ली बार्गेनिंग का। वही कोर्ट जब नोटिस देगी तो वही कोर्ट क्या करेगी, जो डेट फिक्स हुआ उस डेट में सभी को उपस्थित होना जिसको नोटिस दिया है, ठीक है। अब वो लोग सभी मिलकर क्या करेंगे, 265C के अनुसार अंडर दी सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट एक गाइडलाइंस तय करेंगे। गाइडलाइंस ऑफ किस संबंध में कि केस को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सके म्यूचुअली, ठीक है, और वो सेटिस्फैक्टरी भी होना चाहिए, ठीक है। यही है सेक्शन 265C। अब देखिए जो भी गाइडलाइंस तय हुआ डिस्पोजल को लेके केस का, ठीक है, उसके संबंध में जो रिपोर्ट तैयार हुआ, ठीक है, तो यहां पे गाइडलाइंस कौन प्रिपेयर कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, गाइडलाइंस कौन कर रहा है, जिसको नोटिस गया था। और नोटिस किसको गया था, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गया था। अगर चार्जशीट पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज, ठीक है, और विक्टिम। अगर कंप्लेंट पे तो कंप्लेनेंट, विक्टिम या फिर उसका एडवोकेट, ठीक है, यही सब मिलकर गाइडलाइंस तैयार करते हैं कि केस को कैसे म्यूचुअली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब जो भी रिपोर्ट बना, ठीक है, वह रिपोर्ट क्या होता है, सेक्शन 265D के अनुसार फॉरवर्ड हो जाता है कोर्ट को, ठीक है, जिस कोर्ट ने नोटिस इशू करा था आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस कोर्ट को रिपोर्ट चला गया। अब कोर्ट को यहां लगेगा कि नहीं, अगर जो गाइडलाइंस तैयार हुआ है वो इनवॉलंटरली हुआ है, ठीक है, इसमें एक्यूज जो है का कोई संयोग नहीं था, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वहां से उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और उस केस का कार्रवाई सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार होगा। चाहे वो वारंट केस हो तो उसका ट्रायल उस ऑफेंस का वारंट केस के अनुसार होगा, अगर समन केस के अनुसार होना है ट्रायल तो समन केस के अनुसार होगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं, वाकई में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी का जो गाइडलाइंस बना है वो परफेक्ट है, वॉलंटरली बना है, तो यहां पे 265D के अनुसार वो रिपोर्ट चला गया, ठीक है, और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड भी हो गई कि एक्यूज्ड वॉलंटरली अप्लाई किया था प्ली बार्गेनिंग के लिए। तब क्या होगा, 265E के अनुसार, ठीक है, केस का डिस्पोजल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो तैयार हुआ था सभी के बीच में या फिर सहमति से, ठीक है। अब देखिए डिस्पोजल हो गया, तो अब क्या होगा, केस का डिस्पोजल उसी गाइडलाइंस के अनुसार होगा। अब डिस्पोजल केस हो गया तो उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस्ड होगा, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग में। तो प्ली बार्गेनिंग में जो जजमेंट प्रोनाउंस होता है वो होता है 265F के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो जजमेंट प्रोनाउंस होगा तो उस जजमेंट में जो प्रावधान अप्लाई होंगे, वो जो प्रावधान दिया गया जजमेंट को लेकर सीआरपीसी में चैप्टर 27 में, ठीक है, जिसका संबंध चैप्टर 27 का संबंध किससे है, जजमेंट से है। तो जजमेंट चैप्टर 27 में जो भी प्रावधान है जजमेंट को लेके, वो सभी प्रावधान यहां जो जजमेंट पास हो रहा है, प्ली बार्गेनिंग में जो जजमेंट पास हो रहा है उस जजमेंट पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां जजमेंट पास हो गया, ठीक है, और 265F क्या कहता है ये हम लोग समझे। अब देखिए क्या कहता है सेक्शन 265G, क्योंकि यहां से केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 265G क्या कहता है कि जो भी जजमेंट दिया गया प्ली बार्गेनिंग के केस में वो जजमेंट फाइनल होता है। फाइनल होता है इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उस जजमेंट से अपील नहीं होगा। लेकिन अगर अपील होना है तो अपील होगा तो किस प्रावधान के अनुसार होगा, ठीक है। एज ए जनरल रूल अपील नहीं होगा, लेकिन अपील होगा तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, एंड दैट मींस व्हाट आर दोज कंडीशन। तो ये देखिए, अगर अपील होना है ऐसे जजमेंट से तो अपील होगा तो आर्टिकल 136 के अनुसार संविधान का, या फिर 226 या 227 के अनुसार होगा, ठीक है, उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील। अदरवाइज एज ए जनरल रूल वो जजमेंट फाइनल माना जाता है, क्लियर। अब बच गया, जैसे अब कुछ प्रावधान जो बच गया प्ली बार्गेनिंग को लेके, वो क्या है, एच है। एच में क्या बताया गया, सेक्शन 265H में बताया गया कि प्ली बार्गेनिंग में, प्ली बार्गेनिंग के केस में कोर्ट का क्या पावर होता है यह बताया गया है, ठीक है, 265H में। आई में बताया गया है कि जो भी ड्यूरिंग प्ली बार्गेनिंग एक्यूज अगर कस्टडी में है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो या पुलिस कस्टडी में हो, ठीक है, तो ठीक है, वो उसके बाद जो उसको सजा सुनाया जाएगा, वो सजा में जो भी पीरियड वो डिटेन हुआ बिफोर
बिफोर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो भी पीरियड के लिए वो डिटेन हुआ था पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में, तो वो पीरियड को हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो भी सजा उसको आफ्टर प्ली बार्गेनिंग सुनाया गया उसमें से। क्लियर, यही है आई। 265 क्या कहता है कि 265 में जे में है सेविंग प्रोविजन, ठीक है, सेविंग प्रोविजन है 265 में। और के क्या है कि जो भी स्टेटमेंट एक्यूज का रिकॉर्ड हुआ है प्ली बार्गेनिंग के केस में, उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी अन्य प्रोसीडिंग्स में नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर होगा तो सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के केस में ही होगा, जो भी स्टेटमेंट एक्यूज का रिकॉर्ड हुआ है प्ली बार्गेनिंग के दरमियान। क्लियर, यही है 265 के। अब एल क्या कहता है, देखिए जो लास्ट प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट से और चैप्टर 21A का वो जो लास्ट सेक्शन है 265L, वो क्या कहता है कि जो प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट है वो किस पे अप्लाई नहीं होता है, इसके संबंध में हमें जानकारी देती है सेक्शन 265L। दैट मींस कि प्ली बार्गेनिंग का जो प्रावधान है वो उस किस पे अप्लाई नहीं होगा, तो जुवेनाइल या फिर चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा। वह चाइल्ड, वो जुवेनाइल जिसको डिफाइन किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार। तो ये था होल कॉन्सेप्ट प्ली बार्गेनिंग को लेके जो दिया गया है सीआरपीसी में। तो चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि प्ली बार्गेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होता है तो ऐसे कौन कौन से व्यक्तियों पे अप्लाई होता है, ठीक है, उसके क्या अपवाद हैं। क्लियर, और बाकी जो भी प्रावधान है उसको हम लोगों ने समझा कि क्या है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड, जो प्रावधान डिस्कस किए गए हैं चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।